स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन पर हम राज्य की उत्पत्ति एवं विकास व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने राज्य का अर्थ, परिभाषा एवं राज्य के तत्व के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और फिर राज्य के विकास के बारे में जानेंगे, यानी कि राज्य का जन्म कैसे हुआ और फिर इसका विकास कैसे हुआ। तो इस टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप राज्य की उत्पत्ति का मतलब समझ लीजिए। देखिए, उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का मतलब है कि राज्य का जन्म या उद्भव, ठीक है। राज्य का उत्पत्ति यानी राज्य का जन्म। राज्य का जन्म कैसे हुआ, इस टॉपिक पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित इनके कई सिद्धांत है, जैसे कि देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत इत्यादि। और इन सभी सिद्धांत का अपना अपना मत है। देखिए, राज्य का जो उत्पत्ति है ना, तो इसमें कई सिद्धांत है। तो इस सभी सिद्धांत का अलग अलग मत है। देवीय सिद्धांत का कहना है कि ये देवीय शक्ति से राज्य का उद्भव हुआ, और शक्ति सिद्धांत का कहना है कि शक्ति से इसका उद्भव हुआ, और विकासवादी सिद्धांत का कहना है कि विकास से इसका उद्भव हुआ। तो सभी का अलग अलग मत है कहने का। देखिए, अब हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पितृक सिद्धांत और मातृक सिद्धांत, ठीक है। तो ये जितने भी सिद्धांत दिया गया है, तो ये सिद्धांत का सबका अपना अपना मत है। जैसे कि देवीय सिद्धांत का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति देवी शक्ति द्वारा हुई है, यानी कि ईश्वर भगवान ने राज्य की उत्पत्ति की है। ये कहना है देवीय सिद्धांत के द्वारा। और शक्ति सिद्धांत का कहना है कि ये शक्ति द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। शक्ति द्वारा कहना है कि ये शक्ति द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, यानी कि बलपूर्वक, ठीक है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो पहले के राजा थे ना, वह दुर्बल प्रजा पर अपना हुक्म जताते थे। दुर्बल कहने का मतलब है यानी कि असहाय, कमजोर। वह कमजोर पर अपना शासन करते थे और वहीं से राज्य का निर्माण हुआ। ये कहना है शक्ति सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। अब विकासवादी सिद्धांत का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई, ठीक है। ये कहना है विकासवादी सिद्धांत का, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। मतलब इसका कहना है कि राज्य का जो उत्पत्ति हुआ है, जन्म हुआ, ये अचानक से नहीं हो गया। ये इसका जन्म धीरे धीरे हुआ है और प्राकृतिक रूप से हुआ। प्राकृतिक रूप कहने का मतलब है अपने आप से हुआ है। इसका उत्पत्ति का कारण ना ही ईश्वर है और ना ही मनुष्य, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप जनसंख्या बढ़ा और अपने आप ही राज्य का निर्माण ले लिया, ठीक है। इसमें ना ही ईश्वर का कोई हाथ है और ना ही मनुष्य का हाथ है। ये कहना है विकासवादी सिद्धांत का, ओके। अब इसके बाद दिया है सामाजिक समझौता सिद्धांत और मात्रिक और पैतृक सिद्धांत, पितृक और मात्रिक सिद्धांत। तो इसको हम डीपली आगे समझेंगे, क्योंकि यहीं पर अगर हम समझने लगे सब, तो वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं इन दोनों के लिए स्पेशली आगे में अच्छे से लिख करके रखा हूँ। तो आगे चलिए, आगे वीडियो में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देवीय सिद्धांत को और अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, राज्य की उत्पत्ति अगर परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत इसी से हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ एक माना गया है कि मतलब किसी का कहना है कि देवीय सिद्धांत से हुआ और किसी का कहना है कि विकासवादी सिद्धांत से हुआ, ठीक है। लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि इसी सिद्धांत से राज्य का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको इस सभी को लिख देना है और सभी को एक एक करके उसका डेफिनेशन दे देना है, ठीक है।
और देखिए ये जितने भी सिद्धांत है ना, ये मात्र काल्पनिक है, यानी कि कल्पना, ठीक है, इसमें सिर्फ कल्पना किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं, ये कल्पना किया गया है। इसमें सिर्फ कल्पना किया गया है, और राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ओके। और एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर आपको राज्य की उत्पत्ति के बारे में परीक्षा में पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत। उसके बाद ये सब लिख देना है, और एक एक करके सभी का डेफिनेशन लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दैवीय सिद्धांत दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की स्थापना आरंभ में ईश्वर द्वारा हुई है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि राज्य की जो उत्पत्ति है, दैवीय सिद्धांत, ये बहुत ही पुराना है। मतलब बहुत ही पुराने लोगों ने ये माना था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसी के इच्छानुसार शासन करता है। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो राजा था वो ईश्वर का मतलब आराधना करता था। एक टाइप से आप कह सकते हैं कि वो ईश्वर की पूजा करता था, पूजा पाठ करता था, और जो ईश्वर उसका उसको जो संकेत देता था वो वही करता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, उसे उसे समस्त शक्तियाँ तथा अधिकार ईश्वर से ही प्राप्त होते थे। मतलब जो भी उसके पास शक्तियाँ होता था वो ईश्वर से ही उसे प्राप्त होता था, वो प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता था। मैंने पहले ही बता दिया कि वो प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर जो उसे दिखाता था, उसे जो रास्ता दिखाता था, वो उसी रास्ते पर वो चलता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, प्राचीन काल में भारत, मिस्र, यूनान तथा चीन आदि देशों में इस सिद्धांत की विशेष मान्यता थी। देखिए भारत, मिस्र, यूनान, चीन आदि देशों में इस सिद्धांत की मतलब बहुत ही विशेष मान्यता थी। ठीक है, विशेष मान्यता थी, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मतलब राजा जो होता था वो ईश्वर का मतलब उसका खास जो एक बोला जाता है ना कि उसका मतलब खास उसके साथ उसका कनेक्शन था ईश्वर के साथ। और यहाँ पर लिखा है, प्राचीन तथा मध्यकाल में राज्य पर धर्म का प्रभाव था, अतः धार्मिक दृष्टि से इस सिद्धांत को मान्यता मिली। ईसाई धर्म के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईसाई धर्म के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा अनुसार से हुई। ठीक है, यहूदियों के अनुसार ईश्वर ने स्वयं राज्य की स्थापना की है। देखिए कहने का मतलब है कि ये सब जितना भी है ना, जैसे कि ईसाई धर्म, यहूदियों धर्म, सेंट्रल पोल, ये सब जितना भी है ना, ये सब सभी का मानना है कि राज्य का उत्पत्ति जो हुआ है वो ईश्वर के द्वारा हुआ है, ईश्वर के शक्ति से ही जो हुआ है राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दैवीय सिद्धांत को समझ लिया, अब हम आगे समझेंगे। देखिए शक्ति सिद्धांत मैंने बहुत ही छोटा सा लिखा है, क्योंकि शक्ति सिद्धांत को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित है। जब शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। शक्ति सिद्धांत के अनुसार मानव विकास के प्रारंभ में कुछ शक्तिशाली मनुष्य ने निर्बल मनुष्यों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो मतलब बलवान आदमी था और जो कमजोर आदमी था, तो जो बलवान आदमी होता था वो कमजोर आदमी पर अपना आधिपत्य जमाता था, मतलब उस पर अपना शासन करता था। ठीक है, और वहीं से जो है राज्य का निर्माण हो गया अपना, मतलब वो शासन करने लगा। जो मतलब बलवान आदमी कमजोर आदमी को कहता था वो उसे करना पड़ता था, और वहीं से शासन व्यवस्था हुई।
और वहीं से राज्य का निर्माण हुआ। तो ये कहना है हमारे शक्ति सिद्धांत का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए विकासवादी सिद्धांत जो है ना, ये थोड़ा सा हट के, क्योंकि ये ना ही दैवीय सिद्धांत को मानता है, ये ना ही दैवीय सिद्धांत को मानता है और ना ही मनुष्य को। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि राज्य का उत्पत्ति ना ही दैवीय द्वारा हुआ है, यानी कि ना ही भगवान द्वारा हुआ है और ना ही मनुष्य द्वारा हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो प्राकृतिक द्वारा हुई, यानी कि अपने आप हुआ। मतलब कि जब पहले के लोग मतलब आदिम अवस्था में रहते थे, जंगल झाड़ियों में रहते थे, तब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों का जनसंख्या बढ़ा और धीरे 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 इन लोग अपने आप में ही मतलब समझौता करने लगा और राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, ये कहना है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जब मनुष्य विकास करने लगे तो राज्य का भी विकास होने लगा। इसमें ना ही राज्य का कोई हाथ है, इसमें सॉरी, इसमें ना ही कोई भगवान का हाथ है और ना ही कोई मनुष्य का। ये राज्य बना है प्राकृतिक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार पूरा रीडिंग कर ले रहा हूँ। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना देवी शक्ति के कारण हुई है और ना ही मनुष्य के द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक विकास के कर्म पर आधारित है। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से विकास करते गया और राज्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाता है, हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा गया है। मतलब हो सकता है आपको परीक्षा में पूछ पूछ दिया जाए कि विकासवादी मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के विकास संबंधी इस सिद्धांत का सारांश यही है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता गया वैसे वैसे लोग हितों में वृद्धि होती चली गई। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए जैसे जैसे मनुष्य का जनसंख्या बढ़ता गया उसी तरह उसका मतलब जो है ना बुद्धि जो है ना वो और मतलब तीव्र बढ़ता गया और इसी से मतलब शासन व्यवस्था लागू हो गया और धीरे धीरे राज्य का निर्माण हो गया। ये कहना है हमारे विकासवादी सिद्धांत का, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने वर्गों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हो गए। इससे इसी क्रमानुसार आगे चलकर राजनीतिक संगठन बने जिन्हें राज्य कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं विकासवादी सिद्धांत को, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं समझौता सिद्धांत की ओर चलते। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। शुरू शुरू में मानव आदिम अवस्था में जीते थे और जंगल झाड़ियों पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। जंगल झाड़ियों में जीवन व्यतीत करना इन मनुष्य के लिए बहुत कठिन हुआ करता था, क्योंकि मानव जंगल झाड़ियों में लड़ते झगड़ते रहते थे और वहां का पूरा माहौल लड़ाई झगड़ा वाला हुआ करता था। मानव अपने आप में सुख महसूस नहीं कर पाते थे और को ये सब को देखते हुए मनुष्य ने आपसी समझौता किया और इस मनुष्यों ने खुद अपने आप से अपना विकास किया। फलस्वरूप मानव ने राज्य का निर्माण किया। देखिए ये सब जितना भी लिखा हुआ है इसका यही एक मतलब है कि जब आदमी शुरू शुरू में जब रहता था, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो पहले के मानव हुआ करते थे वो आदिम अवस्था में रहते थे। मतलब उसके पास रहने के लिए ना ही अच्छा घर था, ना ही कपड़ा था, ना ही खाने के लिए अच्छा कोई मतलब पकवान था। ठीक है, उन लोग जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही उसे जो फल वूल मिलता था वो उसी को खाते थे और अपने बदन को ढकने के लिए उन लोग पत्ते का यूज करते थे। ठीक है, तो पहले के इंसान में इतना मतलब कह सकते थे कि संसाधन नहीं था। आज के समय में अगर देखा जाए तो हम लोग के पास बहुत कुछ संसाधन है, जैसे कि मोबाइल है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, खाने के लिए अच्छा खाना है, रहने के लिए घर भी है। लेकिन पहले का मनुष्य के पास क्या ये सब था? तो नहीं था।
ठीक है। तो पहले जब मनुष्य जंगल में रहते थे तो उन लोग को जो है ना कठिनाई भी बहुत हुआ करता था। ऐसा नहीं कि वो उन लोग जंगल में रहते थे तो बहुत ही खुश रहते थे, ऐसा नहीं है। जंगल में रहने के कारण उन लोग को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि बारिश अगर आ जाता था, बारिश अगर आ जाता था बारिश के दिन, तो उन लोग को रहने के लिए अच्छा मतलब घर नहीं रहता था। बारिश में उन लोग पेड़ के नीचे ही अपना बचाव करते थे। ठीक है। और उसी मतलब बचाव के कारण आपस में उन लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। किस प्रकार से लड़ते थे, देखिए। मान के चलिए ये एक पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ के नीचे मान के चलिए मात्र 5 जन का ही मतलब रहने का सुविधा है। और यहाँ पर जंगल में टोटल 15 आदमी है, और यहाँ पर 5 आदमी का ही रहने का सुविधा है। तो ये जो 10 आदमी बच गए ना, तो इन लोग आपस में लड़ने लगे कि हम रहेंगे इस पेड़ के नीचे, ये बोलेगा कि हम रहेंगे। ठीक है। तो वहां पर रहने का सुविधा नहीं होने के कारण उन लोग आपस में लड़ते रहते थे। रहने के लिए भी लड़ते थे, और खाने पीने के लिए भी मतलब कोई भी मतलब कुछ खाने के लिए दिख जाता था तो कोई बोलता था कि हम खाएंगे, तो कोई बोलता था हम खाएंगे। मतलब लड़ने के लिए भी लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। हर एक चीज के लिए लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। चाहे वो रहने के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, या कुछ भी। मतलब वहां पर पूरा जो माहौल था वो लड़ाई झगड़े बोला हुआ करता था। ठीक है। आज के समय में देखा जाए तो उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के पास आज के समय में हर एक संसाधन उपयुक्त है। और तब के मतलब जमाने में उतना सामान उपयुक्त नहीं होता था। ठीक है। तो तो हुआ ये कि मतलब मतलब फिर जो है धीरे धीरे इंसान का विकास होना। अब देखिए, कुछ भी मतलब विकास होता है ना, तो अचानक से विकास नहीं हो जाता है। मान के चलिए मैं एक उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई एक मान के चलिए बच्चा वो जन्म लिया, ठीक है, वो शिशु है। तो वो बड़ा भी होता है ना, तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा इतना छोटा है और अचानक से इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे पहले वो इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, और धीरे धीरे करके वो बड़ा होता जाएगा। और बड़ा होने के साथ साथ उसका बुद्धि, उसका विवेक भी बढ़ता जाएगा। हर चीज उसका मतलब वृद्धि करता जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए मतलब जंगल में रहते रहते आदमी का मतलब जो है ना, जो भी आप बोलिए, मतलब उसका भी विकास थोड़ा बहुत होने लगा था। लोग धीरे धीरे हर चीज को पहचानने लगे थे कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे सब कुछ होने लगा, तो आपस में उन लोग ने एक समझौता किया कि हम लोग जंगल में रहकर लड़ क्यों रहे हैं। ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो अपना खुद का एक समुदाय, यानी कि खुद का एक घर बना सकते हैं, और उसमें हम रह सकते हैं। इससे किसी का झगड़ा भी नहीं होगा और आपसी संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव देहात में जब कोई झगड़ा झाटी होता है तो वहां पर क्या होता है, पंचायती बैठा जाता है, और वहां से जो मतलब समाधान निकलता है उसी का मतलब हम लोग पालन करते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार इन लोग के पास बहुत ही झगड़ा होता था, तो धीरे धीरे इन लोग को सब कुछ समझ में आया, और इन लोगों ने क्या किया कि आपसी मतलब समझौता किया। आपस में मतलब ये सब कुछ समझा कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। ये रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अगर हम लोग अपना एक अलग करके घर बना ले तो हम लोग को रहने में सुविधा होगी। ठीक है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, झोपड़ी का निर्माण किया। झोपड़ी से फिर कच्चा मकान, मिट्टी का घर, ये सब धीरे धीरे करके विकास करते गया, और धीरे धीरे इन लोगों ने राज्य का निर्माण किया। ठीक है। कानून व्यवस्था, ये सब सब कुछ मतलब धीरे धीरे होता गया। ठीक है। तो इसका इस टॉपिक का मतलब यही है कि सामाजिक समझौता का मतलब कि इन लोगों ने पहले जो लड़ते झगड़ते थे वो आपस में समझौता किया कि हम क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम आपस में मतलब ये सब सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रहने के लिए अपना
अपना एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, खाना खाने के लिए अपना हम खुद का रसोई घर बना सकते हैं, वहाँ पर हम अपना खुद का खाना बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इन लोग को जो है ना ज्ञान होने लगा और धीरे धीरे इन लोग का समाज बढ़ा और समाज से फिर राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। देखिए, और एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। शुरू शुरू में मानव आदिम अवस्था में जीते थे और जंगल झाड़ियों में अपना जीवन यापन करते थे। जंगल झाड़ियों में जीवन व्यतीत करना इन मनुष्यों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। ठीक है, क्यों कठिन हुआ करता था मैंने इससे डिस्कस अभी अभी किया है। क्योंकि मानव जंगल झाड़ियों में लड़ते झगड़ते रहते थे और वहां का पूरा माहौल लड़ाई झगड़ा वाला हुआ करता था। मानव अपने आप में सुख महसूस नहीं कर पाते, मतलब मानव रहते थे जंगल में तो वो खुशी से नहीं रह पाते थे, हर हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये सबको देखते हुए मनुष्यों ने अपनी आपसी समझौता किया, मतलब धीरे धीरे मनुष्य का मतलब बुद्धि होते गया और उन लोगों ने आपसी में समझौता किया कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, घर रहने के लिए हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग चाहे तो खुद का अपना एक घर बना सकते हैं और वहीं पर अपना हम खाना पीना कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक ही जगह रहने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, और मनुष्यों ने खुद अपने आप में विकास किया और धीरे धीरे खुद वो अपने विकास करते गए। विकास कैसे किया? पहले वो झोपड़ी का निर्माण किया, फिर कच्चा मकान, मिट्टी का घर, और फिर धीरे धीरे वो मतलब क्या बोलता सीमेंट का घर, ये सब मतलब धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा विकास कर गया। आज के समय में अगर देखा जाए तो मनुष्य के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर, सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने इसे रिपीट कर करके बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक समझौता के बारे में तो आपको यही लिख देना कि मनुष्य ने अपने आप में सामाजिक समझौता किया और फिर वहीं से उसका राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। तो चलिए अब हम आगे चलते तो चलिए अब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के बाद अब हम लास्ट टॉपिक पर मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब होता है माता और पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब होता है पिता। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि माता के अनुसार किस प्रकार से राज्य का उत्पत्ति हुआ और पितृसत्तात्मक का कहना है कि पिता के अनुसार किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है माता और इसका मतलब होता है पिता। ये आप शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए। देखिए, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मातृ सिद्धांत सत्तात्मक सिद्धांत का मतलब है माँ के द्वारा राज्य का निर्माण। ठीक है, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हम यह अध्ययन करने वाले हैं कि माँ के द्वारा किस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ। ओके, और यहाँ पर नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है और ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत से पहले आया है, यानी कि पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत आया है, उसके बाद पितृसत्तात्मक सिद्धांत आया है। ठीक है, देखिए, चाहे तो हम पहले पितृसत्तात्मक सिद्धांत को भी पहले अध्ययन कर सकते थे, लेकिन पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत आया है, इसलिए हम पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत को जानेंगे, फिर उसके बाद पितृसत्तात्मक सिद्धांत को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है पहले जो महिला या पुरुष हुआ करते थे वो शादी विवाह के रस्मों रिवाज से अपरिचित हुआ करते थे। मैंने जो है इससे पहले सामाजिक समझौता में आदि मानव के बारे में मैंने डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि आदि मानव जंगल झाड़ियों में रहते थे और वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो पहले के जो लोग हुआ करते थे ना उसे शादी विवाह के बारे में भी मालूम उतना नहीं था कि शादी विवाह से मतलब पति पत्नी बनते हैं, ये सब उन लोगों को मालूम नहीं था, मतलब शादी विवाह के बारे में उतना मालूम नहीं था, जिस कारण से
यौन संबंध स्वतंत्र हुआ करते थे। मतलब कोई भी किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, इसमें कोई तब रोक टोक उतना नहीं हुआ करता था। और जानवर और जानवरों की भांति यौन संपर्क हो जाते थे। फलस्वरूप महिलाएं गर्भ धारण कर बच्चे को जन्म देते थे और महिलाएं ही बच्चे का पालन पोषण करता था। इसमें पिता की नहीं बल्कि माता की अहम भूमिका होती थी। ठीक है, देखिए पहले के जो महिला या पुरुष हुआ करता था उस उन दोनों का यौन संपर्क हो जाता था, जिस कारण से उन लोग आपस में संबंध बना लेते थे। उस कारण से महिलाएं जो है गर्भवती हो जाती थी और उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती थी। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती है। ठीक है, संबंध बनाने के कारण धीरे धीरे बच्चों का जन्म हुआ और इसी क्रमानुसार जनसंख्या बढ़ा और फलस्वरूप एक राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, जिसका प्रधान माता को माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर जनसंख्या बढ़ता है तो राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा और फिर राज्य का निर्माण हो गया। देखिए ये मैंने जो समझाया है ये लिखावट लिखावट के अनुसार मैंने समझाया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान पूर्वक सुने, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने और समझे। देखिए मैंने अभी अभी सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर आदि मानव के बारे में चर्चा किया है, जिसमें हमने यह जाना है कि आदि मानव जंगल झाड़ियों में रहते थे और वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, मतलब वो जंगल झाड़ियों में ही रहते थे और वहीं पर रहते थे, खाते थे, पीते थे, जो भी करते थे वो जंगल झाड़ियों में ही करते थे। ठीक है, ये हमने कहाँ पर जाना, सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर जाना। ठीक है, साथ ही मैंने ये भी बताया है कि मानव ने अपना विकास धीरे धीरे किया। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि मानव ने अपना विकास धीरे धीरे किया है। ओके, उसी प्रकार पहले के जो स्त्री या पुरुष हुआ करते थे वो शादी विवाह के रस्मों रिवाज से अपरिचित थे। ठीक है, ये मैंने अभी भी बताया। मतलब शादी विवाह के बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि शादी बोल के भी एक नाम होता है जिसमें पति पत्नी एक बंधन में बंध जाते हैं और वो फिर मतलब एक साथ रहते हैं और फिर उससे एक संतान की प्राप्ति होती है। ये सब के बारे में उन लोगों को उतना मालूम नहीं था। ठीक है, जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो एक स्त्री आपस में विवाह करके पति पत्नी बन जाते हैं और उन पति पत्नी के संबंध के द्वारा उनका संतान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन मातृ सत्तात्मक के अंतर्गत ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक के अंतर्गत ऐसा नहीं होता था, विवाह नहीं होता था। लोग उतना कुछ नहीं जानते थे शादी विवाह के बारे में, ये सब रस्मों रिवाज के बारे में उतना ज्ञान नहीं हुआ करता था। देखिए अब मैं यहाँ पर मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, इसे आप और गौर से मतलब समझिएगा। देखिए पहले शादी विवाह के रस्मों रिवाज से तो अपरिचित थे ही लोग, लेकिन पहले के जो महिला और पुरुष हुआ करते थे इसमें यौन संबंध स्वतंत्र हुआ करता था। ये मैंने पहले बताया और अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, पहले कोई भी पुरुष या महिला किसी से भी संबंध बना सकता था पहले। ठीक है, क्यों बनाता था, क्योंकि देखिए जानवर जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा कि उन लोग को आपस में यौन संपर्क हो जाता है और उन लोग आपस में संबंध बना लेते हैं। ठीक ठीक है, तो उसी प्रकार पहले के महिला और पुरुष में भी वही हुआ करता था। यौन संपर्क हो जाने के कारण उन लोग आपस में शारीरिक संबंध बना लेते थे, जिस कारण से महिला गर्भवती हो जाती थी और फिर बच्चे का जन्म दे देती थी। ठीक है, जन्म दे देती थी और माता ही अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती थी। और ये प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे चलता गया और फिर ये जनसंख्या बढ़ गया और धीरे धीरे कानून व्यवस्था मतलब फिर राज्य का निर्माण हो गया है।
ये कहना है मातृ शतात्मक के अनुसार, ठीक है। उसके बाद पितृ शतात्मक का कहना है कि धीरे धीरे ये जो यौन संबंध स्वतंत्र हुआ करते थे, इस पर फिर प्रतिबंध हुआ और धीरे धीरे पितृ शतात्मक के अंतर्गत शादी विवाह का जो प्रथा है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना है कि मातृ शतात्मक का मतलब मूल इसका जो रूप है वो माता होती है, ठीक है। माँ ही बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती है, उसे पोसती है, और वही उसका माता ही मतलब इसमें अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। मातृ शतात्मक कहने का मूल अर्थ यही है कि माँ के अनुसार इसमें राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम पिता के अनुसार देखते हैं। देखिए, पितृ शतात्मक सिद्धांत के ऊपर हम एक और वीडियो लाएंगे जिस पर हम पितृ शतात्मक सिद्धांत का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए यह वीडियो लंबा हो जाने के कारण पितृ शतात्मक सिद्धांत और राज्य की विकास व्यवस्था के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए, बट बहुत जल्द हम पितृ शतात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति की विकास व्यवस्था के बारे में वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हमने इस वीडियो के ऊपर हमने चर्चा नहीं किया है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से और एक वीडियो लाएंगे जिस पर हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम राज्य की उत्पत्ति की विकास व्यवस्था के बारे में भी एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम और इसका दूसरा वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।